मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 5 वादिय संग किस्त नंबर 18 है। ये बात तो नादिर शाह भी जानता था कि कैनवस से ढकी हुई इन गाड़ियों में मुकम्मल वक्त नहीं गुजारा जा सकता है। अव्वल तो घुटन अंधेरा और फिर जाहिर है कैदियों की हैसियत कौन खुशदिली से कबूल कर सकता था। चुनांचे इसने अक़ल में ऐसी जगह रखी थी जहाँ से बआसानी बाहर निकला जा सके, लेकिन पूरी तरह जायजा लेने के बाद ये तय कर लिया गया था कि अतबी हिस्सा मुकम्मल तौर से महफूज है। ओटारी वैगा सामने है। एक शख्स की ड्यूटी में मुस्तकिल लगी रहती थी। मुस्तैद और जवान उम्र लोगों में से अब जाहिद का भी इजाफा हो चुका था और इसके बारे में हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया था कि मिर्जा नसीर बेग को भूलकर जाहिद अपनी शख्सियत को मद्देनजर रखा जाए। वो अगर एक अच्छा इंसान ना होता तो किसी भी तरह अपने मुआवन बल्कि एक तरह से बॉस मिर्जा नसीर बेग की जिंदगी का गाहक न बनता और असूलों को बेअसूली पर तरजीह न देता। चुनांचे जाहिद को भी एक बाइज्जत मुकाम दिया गया था और मुतफिका तौर पर इस पर मुकम्मल एतमाद किया गया था। चुनांचे अब यूँ होता कि फेरोज, जाहिद और नादिर शाह की ड्यूटियाँ लगाई जाती थीं। और भी लोग थे जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। असल में जब टारी वैगा की जानिब से किसी किस्म की कोई तहरीक सामने न आ जाए वो अंदर कदम नहीं रख सकते थे। हालांकि कबीला इनसे बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं था और कभी कभी बुलंदियों से वो जायज़ा ले लेते थे और इन्हें लोग नज़र आ जाया करते थे। लेकिन ये जगह शायद इनके लिए भी आम जगहों में से एक थी, इसलिए अभी तक किसी को भी इस जानिब भटकते नहीं देखा गया था। अलबत्ता एक बात इस दरमियान में जरूर हुई थी, वो ये कि हर शख्स ने नादिर शाह को एक तरह से अपना पार्टी लीडर तस्लीम कर लिया था। इनकी हैरतें और उसके बारे में चेमगोइयाँ अपनी जगह, लेकिन इसकी हर बात पर अब आंखें बंद करके मानी जाती थी। वैसे भी वो एक ऐसी शख्सियत रहा था जिस पर किसी को कभी एतराज़ नहीं हुआ था सिवाय रीटा हार्वे के। लेकिन रीटा हार्वे तो अब ऐसी मालूम हुई थी कि कभी कभी माइकल बायर और लॉर्क एंजल हंसने लगते थे और रीटा पर आवाज़ें भी कसते थे। उनका कहना था कि रीटा अब सही मायनों में औरत बन गई है। मैं आखिर औरत कब नहीं थी? क्या आप लोग इस बात की निशानदेही कर सकते हैं? क्यों नहीं मैडम हॉर्वे, बताइए फिर क्या नजरियात है आपके? मिस्टर हॉर्वे, आपके शोहर का नाम नहीं है, माइकल बायर ने कहा और हंस पड़ा। रीटा भी हंसने लगी। फिर इसने कहा, दो बातें मिस्टर लॉर्क एंजलो और मिस्टर बायर। क्या? देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेरे मुशाहिदे में जो कुछ आया है वो ये है कि या तो मर्द बीवी नाम के गाय पाल लेता है जिसके इशारों पर सींग हिलाती रहे, या फिर औरत मर्द नाम का एक बंदर पालना पड़ता है और अगर इसके इशारों पर नाचे तो फिर इसे इसके इशारों पर नाचना पड़ता है। इस सिलसिले में मेरे नज़रियात बचपन ही से ख़राब थे। मसलन आपका ये ख्याल था कि शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं। फिर? अपनी मर्जी की बात थी। क्या मतलब? और मैं आज तक इस पर खुश हूँ। मिस हार्वे, कभी आपको किसी ज़ाती या ज़हनी उलझन का सामना तो नहीं करना पड़ा? आप यकीन करें, अगर कभी ज़हन उलझन पर उस तारी हुई तो सिर्फ तसव्वुर के साथ कि खुदा न खास्ता अगर मैं शादी कर लेती तो क्या होता। रीटा हार्वे की इस ज़रीफाना बात पर सबने कहके लगाए। फिर लार्क एंजलो कहने लगा, लेकिन मिस हार्वे, इस वक्त आप मुकम्मल तौर पर औरत नजर आ रही हैं। इस बच्ची की बात करते हैं आप? हाँ। तो फिर इस सिलसिले में मेरा तजिया भी सुन लीजिए। औरत अगर और कुछ ना हो लेकिन फितरी तौर पर माँ जरूर होती है और इसके अंदर यही जज्बा ऐसा है जिस पर शायद वो मुश्किल से काबू पा सकती है। बच्चे तो खैर सभी को पसंद होते हैं, लेकिन इस बच्चे में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसका कुर्ब हासिल करने के बाद सामने आई हैं। मसलन ये अजीबोगरीब फितरत की मालिक है। काश मैं अल्फाज में इसके बारे में आपको बता सकती। फिर भी क्या आप यकीन करेंगे, मैंने इसकी आंखों में लातादाद कहानियां रक्सा देखी हैं। जिंदाबाद। मसलन कौन सी कहानियां हैं वो? आह काश इन कहानियों को मफहूम में समझ सकती, इनका तर्जुमा अल्फाज में कर सकती। क्या ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ आपकी ज़हनी इख्तरा नहीं है? खैर, मतलब यह कि आपका ये बच्ची को बेहद पसंद है। हाँ, और इसके साथ साथ न जाने कैसे कैसे अहमकाना ख्यालात भी मेरे दिल में आने लगे हैं। रीटा हॉर्वे ने कहा। वो लोग फुर्सत से थे कि मनसूबा सामने नहीं थे, इसलिए इत्मीनान से एक दरख्त की आड़ में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। मिस्टर बाय, देखिए, इंसान की अपनी सोचें होती हैं, गलत भी और सही भी। मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं। पहले मैंने इन लोगों से एक बेमकसद नफरत का आगाज़ कर दिया था। बस न जाने क्यों एक अजीब सा एहसास मेरे दिल पर तारी रहता था, और वो ये कि ये मुलाजिम किस्म के लोग हैं, लेकिन इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई है। अव्वल तो मैं अगर सच पूछे तो इब्तदाई से इस बात की मुखालफत करती हूँ और आज तक इस सिलसिले में तशवीश का शिकार हूँ कि हम एक पूरे कबीले को रहनुमा को धोखा देना चाहते हैं। साइथ होल इस कदर अहमक तो नहीं होगा कि एक नकली लड़की को कबीले की तकदीर का मालिक समझकर कबूल कर ले। आखिर इसके भी तो अपने कुछ मामलात होंगे जिनसे वो हकीकत का पता लगा सके। आपको इस सिलसिले में ये बात मालूम है कि वहां तक पहुंचने के बाद सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि इस लड़की की पुश्त पर इसी किस्म का एक नीलकंठ का निशान पेंट कर दिया जाएगा। और आप समझते हैं ये बात काबिल इत्मीनान होगी? ये करना पड़ेगा। बेशक आपको यकीनन करना पड़ेगा।
मैं साइथ हॉल की बात कर रही हूँ, क्या वो इसे कबूल कर लेगा? माइकल बायर लॉर्क एंजेलो की जानिब देखने लगा तो लॉर्क एंजेलो ने तशवीश से गर्दन हिलाते हुए कहा, बात मेरी समझ से भी बाहर है, लेकिन इस वक्त तो आप लोग इससे पूरी तरह मुत्तफिक हो गए थे। वह मामला यह था कि असल बच्ची तो हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब कमर मेहताब अली और हदायतुल्लाह भी तो आखिर हमारे साथ हैं, और बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तजर्बेकार मोहमजू हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची के बाप की हैसियत से कमर मेहताब अली मौजूद है। वो इस बात की तस्दीक करेगा साइथ हॉल के सामने के ये वही बच्ची है। सब कुछ होगा। आप लोग मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या साइथ हॉल इस बात को कबूल कर लेगा? रीटा, ये रिस्क को बहालत मजबूरी लेना पड़ेगा हमें, ये भी मानती हूँ। आप लोगों ने यह भी सोचा कि अगर इसने तस्लीम नहीं किया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? खुद को तकदीर के हवाले करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? एक मजहबी रहनुमा को, चाहे इनका तल्लुक इन्हीं लोगों के मजहब से क्यों ना हो, धोखा देना आसान नहीं होगा। और जो वाक़यात पेश आ चुके हैं, इसके बावजूद अगर इसने इंतकामी जज्बा इख्तियार कर लिया तो ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगी। लार्क एंजेलो हंसने लगा, फिर बोला, और अगर कबूल कर लिया फिर ख़जाने हमारे दस्तरस से बाहर नहीं होंगे। हाँ, ये एक मफरूज़ा है जिस पर सोचा जा सकता है। बात वहीं आकर ख़त्म हो गई, यानी ये कि आपके जहन में और क्या ख्यालात हैं? ये ख्याल भी मेरे जहन में है, और दूसरी बात, जो बात मैंने महसूस की वो बड़ी अनोखी है। क्या? वो लड़की जिसका नाम शमसा है, वो जो सरदार खान की बीवी है, माँ नहीं मालूम होती। वाह, अनोखा ख्याल है। ख्याल बेशक अनोखा है, लेकिन निगाह औरत की है, रीटा हार्वे ने कहा। सॉरी मिस हार्वे, आपको इस बात का आखिर क्या तजर्बा? मतलब ये कि मैं अगर माँ नहीं हूँ तो औरत की निगाह भी रखती हूँ। खैर नहीं, हम आपसे आपकी हैसियत नहीं छीन सकते। तो मैं कह रही थी कि अपने हरकत और सकनात से माँ नहीं लगती, और वो शख्स बाप भी नहीं लगता। चलिए, छुट्टी हुई। मतलब ये कि वो इस बच्ची के माँ बाप नहीं है। बात को अगर गौर से देखें मिस बायर, तो मेरी बात के वजन को महसूस करें। मजाक उड़ाने के लिए तो खैर कोई भी पॉइंट पकड़ा जा सकता है। नहीं, वाकई अब संजीदगी से बताएं, इसके पस मंज़र में आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती, और दोनों मियाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, ख़ास तौर से वो शख्स सरदार खान। आप लोग यकीन करें, मैंने इसके अंदर एक बाहिम्मत, पुरज़्म और तजर्बेकार मोहमजू को छुपा देखा है। अगर इसकी शख्सियत और हकीकत वही है जो हमारे सामने है, तो ये शख्स मुझे जिस कीमत पर भी हासिल हुआ, मैं इसे हासिल करने की कोशिश करूँगी। अगर इसकी तरबियत हो जाए तो आप लोग यकीन करें, वो एक ऐसा मोहमजू वजूद में आ जाएगा जिसकी सारी दुनिया में शोहरत होगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वो ला इंतहा ज़हीन और आला कारकर्दगी का मालिक है। यूँ लगता है जैसे मौत के नाम की किसी शय से इसे खौफ ना हो। नौजवान भी है और खूबसूरत भी। खैर, ये तो हुई एक अलग बात। मैं इसकी शख्सियत के पसे पर्दा किसी और शख्सियत पर बहस करना चाहती हूँ। हो सकता है इसके अंदर कोई और शख्सियत छुपी हो। ऐसी हालत में दोनों मियाँ बीवी नहीं हो सकते जो आम तरीके से मुलाजमत हासिल कर लें। ठीक है, मुमकिन है ऐसी कोई बात हो, मुमकिन है वो दरपर्दा मोहमजू हों, इस तरह हमसे फ़ायदा उठाकर हमारे साथ आगे हों। हाँ, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो हम पर ज़ाहिर हो जाते तो आप लोग यकीन करें, हम इससे ज़्यादा इनकी कदर करते। खैर, ये एक ऐसा मसला है जिसे हम काबिल बहस नहीं कह सकते। ओहो, ये हजरात तो इधर ही आ रहे हैं। रीटा हार्वे ने जेम्स पेरे एंड कंपनी को देखते हुए कहा। माइकल बायर वगैरह इन लोगों का खड़ा होकर इस्तकबाल किया। रीटा हार्वे हंसकर कहने लगी, हम नहीं जानते मिस्टर जेम्स पेरे कि अगर बाहर की दुनिया में हमारी आपसे मुलाकात हुई तो हम किस तरह आपका ख्याल मकदम करते हैं, लेकिन बहरहाल जंगलों की ये दुनिया भी बहुत दिलचस्प है। और अगर आप सिर्फ मोहजू होते तो आप इन हालात से इस तरह लुत्फानंदोज़ होते जिस तरह एक मोहजू अपनी ज़िंदगी के ख़तरनाक लम्हात से भी लुत्फानंदोज़ होता है। जेम्स पेरे वहाँ बैठ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, हकीकत यह है कि मैं मोहजू नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का इतने अरसे का साथ रह चुका है। अब मुझे भी महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में बेशुमार शोबे ऐसे होते हैं जो इंसानों की निगाहों से बेशक दूर हों, लेकिन इनकी अपनी दिलचस्पी का अंदाज मुनफरिद होता है। गोया आपको भी ये ज़िंदगी पसंद आ रही है? हाँ, बुरी नहीं। बस यूँ कहिए कि आसाइशों के आदि जिस्मों को वो सब कुछ नहीं मिल पाता जिसके वो तलबगार होते हैं। हाँ, असल में यूँ समझ लीजिए कि जिस्मानी मुशक्क़त के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अगर आप ये तसव्वुर कर लें कि अपनी दुनिया में रहकर आप बहुत आसानी से वक्त गुजारते हैं, तो मैं समझती हूँ ये एक ख्याल गलत है। नहीं, आप ठीक हैं, आपसे इत्तफाक करता हूँ। ज़िंदगी का तो हर सांस जिद्दोजहद से इबारत है। जिद्दोजहद ना हो तो ज़िंदगी का तसव्वुर क्या होगा, ये बात समझ में नहीं आती। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती थी। खैर छोड़िए, मैं तो आप लोगों से सवाल कर रहा था कि कब तक हम यहाँ मुकद्दस खोपड़ी सजाए बैठे रहेंगे। वो शख्स जो आपका पार्टी लीडर है बेशक एक ज़हीन और काबिल एतमाद इंसान है, लेकिन यहाँ जितने अफराद मौजूद हैं इनमें से हर शख्स का अपनी अपनी जगह एक मुकाम है। और कुछ ना सही, लेकिन कम अज़ कम ये तो है कि मुस्तकबिल के प्रोग्रामों में सबको आगाह रखना चाहिए। ओहो, आप यहाँ क़याम की तवालत से शायद कुछ बेजारी महसूस कर रहे हैं, माइकल बायर ने कहा।
بالकुल, मैं यही कहना चाहता था, जेम्स पैरे आहिस्ता से बोला। चंद लम्हात के लिए मुकम्मल खामोशी तारी हो गई, लेकिन माइकल बायर उसके रफाका चूंकि खुद मुहमजू थे और हर तरह की सूरत हाल से इनकी जिंदगी का वास्ता पड़ चुका था, और किसी भी तौर वो इस वक्त मुतहर्रिक प्रोग्राम से मुनहरिफ नहीं थे। चुनांचे लार्क हेंचलो ने कहा, मिस्टर जेम्स पैरे, कुछ ऐसी फजा कायम है यहाँ हमारी इस मौजूद पार्टी के दरमियान कि कोई भी शख्स अपने आप को किसी का महसूस नहीं करता और ना ही किसी के ख्वाहिश है कि दूसरा इसके अहकामात की पाबंदी करे। अगर किसी शख्स के जहन में कोई मौसर तदबीर आती है तो मेरे ख्याल में पूरी तौर पर इसका इजहार कर दिया जाए ताकि दूसरा इसी अंदाज में सोचे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करे। मतलब, जेम्स पैरे ने कहा, अगर आपके जहन में कोई और ख्याल है और आप इसे मुनासिब समझते हैं तो बराह करम दूसरों को इससे आगाह कीजिए। हम फौरी तौर पर इस पर अमल करेंगे अगर वो काबिल अमल हो। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है, बस मैं ये कह रहा था कि यहाँ क़याम की तवालत कितनी होगी। असल में मिस्टर जेम्स पैरे, हम टारीवेगा पहुँच चुके हैं। जबकि टारीवेगा तक आने का मामला था तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक सफ़र इख्तियार कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद हमें सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा है। यहाँ तक कि टारीवेगा के बारे में हमारी मालूमात हैं और इसका भी मौका फराहम किया जा सकता है कि गोमी सियाना से टारीवेगा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाए, क्योंकि वही इस तरफ की निशानदही का बायस बनी है। आपने भी देखा कि हमारा प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन जब आपने एक मुनासिब तजवीज़ पेश की और कहा कि टारीवेगा के रास्ते अगर नीलकंठ तक रसाई हासिल की जाए तो बहुत बेहतर होगा, हमने फ़ौरन इस बात पर अमल किया क्योंकि आपकी तजवीज़ काबिल अमल थी। हो सकता है आपके जहन में इस वक्त इसके दूसरे मामलात वाज़ेह ना हों, लेकिन आप इस हिस्से में सबसे गुफ्तगू कर सकते हैं। एक लाहेअमल तरतीब दिया जा रहा है और इस तरतीब में वक्त लगता है। हमारे अंदर जो सोचें पैदा हो रही हैं इनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है और हम एक मौसर जामे तरीक़ाकार पर अमल करने के लिए अपने ज़हनों में मनसूबे तरतीब दे रहे हैं। मैं इन मनसूबों से नावाकिफ़ हूँ। यकीनन आप नावाकिफ़ हैं क्योंकि अभी वो ज़ेर अमल हैं। कि आप मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ कोई बात किसी से छुपाने का जज्बा किसी के दिल में मौजूद नहीं है। खैर, ये मैं जानना चाहता हूँ। जेम्स पैरे ने इस बात से इत्तफाक किया। असल में मिस्टर जेम्स पैरे, हमारा जो एक नज़रिया था उसके बारे में आपसे मुख्तलिफ मौक़ों पर बातचीत भी हो रही है और वो आपके इल्म में है। नीलकंठ में साइथोन हुक्मरान होता है और इसी के ज़रिए तहत नीलकंठ हुक्मरानी करती है। आपको इस बात का इल्म है कि हम लोग पहले नीलकंठ आ चुके हैं और हमारे यहाँ थोड़े से ऐसे कुछ गलत मामला पेश आ गए कि हमें यहाँ से फरार होना पड़ा और अब फिर हम कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में चूँकि हमें कुछ खदशात हैं जिन पर हम मुकम्मल तौर पर सोच रहे हैं। आपकी इस तजवीज़ ने हमारे ज़हनों में भी तब्दीली रूनमा की है और हम आपकी तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। तो मिस्टर जेम्स पैरे, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मौजूदा तरीक़ाकार क्या हो। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में आपको मुतमईन करने के लिए आज हम तमाम लोग जमा हो जाते हैं, या फिर जो तजवीज़ ज़ेर अमल है और जिस पर गौर किया जा रहा है इसकी तफसील हम आपको बता सकते हैं। प्लीज़ मिस्टर बायर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर ज़रा मुतमईन है। देखिए, इस वक्त हमारे पास टारीवेगा आने का जो जवाज़ है वो ये है कि चंद किरदार हमारे अहमद का बायस बन गए हैं। मसलन गोमी सियाना जो टारीवेगा से गई है वो टारीवेगा के बारे में खासी मालूमात रखती है। इसकी साथी लड़की अलाशा एक अलग हैसियत की हामिल है। दूसरा एमरे है जो पता नहीं किस शख्सियत का मालिक है, लेकिन इसका तल्लुक भी टारीवेगा से है। मैं ख़ास तौर से यूट का नाम लेना चाहता हूँ जिसके बारे में गोमी सियाना का ख्याल है कि ह्यूबर्ट एडलिमन का बेटा है और ह्यूबर्ट एडलिमन सादेव वेगा टारीवेगा का बड़ा पुजारी था। यकीनन अब इसकी जगह किसी और शख्स ने संभाल ली होगी, लेकिन गोमी सियाना का कहना है कि यूट जिसे बचपन में टारीवेगा से ले जाया गया था असल में टारीवेगा के पुजारी का सही जानशीन है। यूट ज़हनी तौर पर यहाँ के काबिल नहीं रहा, लेकिन चूंकि इसकी शख्सियत काबिल भरोसा है, वो अमेरिका जितना वफादार है, आपको भी इसका इल्म है। मिस्टर जेम्स पैरे, ऐसे हालात में अगर हम यूट से कोई बेहतर फ़ायदा उठा ले, ये एक और कामयाबी होगी हमारी। बात समझ रहे हैं ना आप? लेकिन तमाम किरदारों को इनकी जगह फिट करने के लिए हमें एक तरीक़ाकार दरकार है। हमने जो यहाँ से इख्तियार किया है, मेरा मतलब है जिससे आप मुक़द्दस खोपड़ियों की सजावट कह रहे हैं, इससे आप यकीन करें हमारा सिर्फ ये मकसद है कि टारीवेगा के वहशी या गैर महज़ब लोग हम पर हमलावर होने की कोशिश करें तो इस अंदाज से खौफजदा हो जाएं और हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। और जब हम यहाँ के माहौल से थोड़ी सी वाक़फ़ियत हासिल कर लें तो आगे बढ़कर टारीवेगा में दाखिल होंगे। हमारा ख्याल ये है कि टारीवेगा में हम ऐसी मौसर हैसियत हासिल करने में कामयाब हो जाए जिसके बाद हम नीलकंठ की जानिब दूसरा मुख्तलिफ अंदाज में बढ़ें। आप समझ रहे हैं ना मेरा मकसद? हम ये नहीं चाहते कि नीलकंठ वाले हमें इस अंदाज में देखें जिस अंदाज में पहले देख चुके हैं। इससे हमें नुकसानात का खदशा है, जबकि दूसरी शक्ल हमारे ज़्यादा सूदमंद हो सकती है, यानी हम खुफिया तरीके से नीलकंठ की जानिब कदम बढ़ाएं और अपना काम इस अंदाज में करें कि हमें कोई दिक्कत पेश ना आए। जेम्स पैरे सोच में डूब गया।
مائیکل بائر نے بھی سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، بلکہ اصولی طور پر یہ کنور مہتاب علی کی طرف سے تجویز پیش کی گئی تھی، اور کنور مہتاب علی کا نظریہ یہی تھا کہ چونکہ لڑکی اصل حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے نیل کنٹھ میں انہیں دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ ادھر سر ہدایت اللہ کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ اصل لڑکی ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس وقت تک یہ بات منظر عام پر نہ آئے جب تک کہ دوسری کوشش ناکام نہ ہو جائے، اور ان کے پس پردہ بھی ایک جذبہ تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ عرشی کس قدر گل سے منسلک ہو گئی ہے، اور پھر یہ بچی، حالانکہ سر ہدایت اللہ کا ابھی تک اس سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، کچھ ایسی حیثیت کی حامل ہو گئی تھی کہ وہ لوگ سبھی اسے اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ ایسے الجھے معاملہ درپیش تھے کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر سوچ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر ٹاریویگا میں قدم جمانے کے بعد نیل کنٹھ کی جانب رسائی حاصل کی جائے تو یہ ایک زیادہ دلچسپ مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سب کچھ اسی انداز میں طے پایا تھا کہ اس کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور کسی مؤثر وقت کا انتظار کیا جائے گا۔ مائیکل بائر نے مختصراً الفاظ یہ تفصیل جیمز پیرے کو سمجھائی تو جیمز پیرے بھی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے واقعی بات معلوم نہیں تھی۔ اصل میں مسٹر جیمز پیرے، مہم جوئی ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان اس سے کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایک بار مہم جوئی کا مزہ چکھ چکا ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ نہیں، بات اختلاف کی نہیں، اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کام کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور جلد بازی، اور وہ بھی خاص طور سے ایسی جگہوں پر جانوں کو تحفظ ہو، نہ کسی قسم کی بچت کا ذریعہ۔ اب بتائیے، آپ ان جنگلوں میں کیا کر سکیں گے؟ آپ ان وحشیوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ جیمز پیرے اب اس بات سے متفق نظر آ رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تب تو مجھے سوری کہنا چاہیے۔ نہیں مسٹر جیمز پیرے، ایسی کوئی… مائیکل بائر نے ابھی اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ درپتن ایک سیٹی کی آواز فضا میں ابھری۔ یہ سیٹی ہمیشہ اس طرف سے بلند ہوتی تھی جدھر پہرا دیا جاتا تھا، اور پہرے پر اس وقت فیروز موجود تھا۔ سیٹی اسی نے بجائی تھی، سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ غالباً فیروز کسی ایسے خاص واقعے کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا جو اس وقت ان لوگوں کے لیے توجہ کا باعث تھا۔ ہنگارہ بہت کم بستی کی آبادیوں میں اترتا تھا، اور جب وادی گریاں کی پہاڑیوں سے نیچے آتا تھا تو بستی میں ایک ہیجان پھیل جاتا تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ ہنگارہ کوئی ایسی ہی بری خبر لے کر آ رہا ہے جو دیوتاؤں کی جانب سے اسے دی گئی ہے، اور یقینی طور پر کچھ لوگوں کی موت، کچھ کی تباہی اس کے جلوں میں سفر کر رہی ہے۔ بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کام چھوڑ دیے، وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوتے جا رہے تھے اور خوفزدہ نگاہوں سے ہنگارہ پجاریوں کے جلوں میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چالاک ہنگارہ نے اپنے گرد آگ کا حصار قائم کیا ہوا تھا، اس کے پورے بدن سے شعلوں جیسی لپک لپٹی ہوئی تھی، اور محافظ آگ اس کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ پجاری اس کے دونوں سمت قطاریں بنا چل رہے تھے۔ ہنگارہ کے ہاتھ میں سانپ جیسی شکل کی لکڑی دبی ہوئی تھی، سر پر بہت بڑا تاج تھا، وہ ایک لمبا چوغا پہنے ہوئے تھا اور قہر و غضب کے دیوتا کی شکل اختیار کیے ہوئے بستی کی جانب آ رہا تھا۔ بستی والے خود ہی یہ کام کر لیا کرتے تھے کہ جب کبھی ہنگارہ بلندی سے نیچے اترتا وہ ایک دوسرے کو خبردار کر دیتے، اور سارے کے سارے اس جگہ جمع ہو جاتے جہاں ہیوبرٹ ایڈلیمن سادے ویگا کا پتھریلا مجسمہ ایستادہ تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بستی کے لوگ اپنی تاریخ کے مقدس پیشوا کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، اور ہنگارہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ بستی والوں کو ہر طرح اپنے جادو سے زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کبھی ہیوبرٹ ایڈلیمن سادے ویگا کے مجسمے کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو بستی والے اس کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اس وقت اس کا جادو بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ اس کو پتھروں سے کچل کچل کر مار دیں گے۔ اتنے ہی عقیدت مند تھے وہ، اور ہنگارہ خود بھی اپنے دل میں حسد کی آگ سے جائے ایڈلیمن سادے ویگا کو اپنا مقدس رہنما مانتا تھا، حالانکہ اس کی دلی آرزو تھی کہ اس مجسمے کی جگہ اس کا مجسمہ تعمیر کیا جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ وہ آرزو ہے جسے وہ کسی وقت پر پورا نہیں کرا سکتا ہے، اور اس وقت بھی یہی ہوا۔ بستی کے لوگوں نے ایک دوسرے کو خبر کی، اور لوگ ہنگارہ پر لعنت بھیجنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مقدس پیشوا کی حیثیت سے گرد کا محافظ تھا، لیکن بستی والوں کو آج تک اس کی پیشوائی قبول نہیں ہوئی تھی، اور وہ صرف برے لمحات سے بچنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے تھے۔ سو وہ میدان انسانوں سے بھر گیا جہاں سادے ویگا کا مجسمہ نصب تھا، اور وہ سب کے سب ہنگارہ کی قریب آمد کا انتظار کرنے لگے۔ سو ہنگارہ سادے ویگا کے مجسمے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے اپنا سانپ نما عصا قوت سے زمین پر مارا، اور اس کی دم زمین میں پیوست ہو گئی۔ کھڑے ہوتے ہوئے سانپ کے سامنے وہ رکا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سادے ویگا کے مجسمے کے قریب جھک گیا۔ اس کے بعد سیدھا ہوا اور رخ بدل کر بستی والوں کی جانب منہ کر کے بولا، اور تم لوگ جانتے ہو کہ جب بھی میں پہاڑوں سے نیچے اترتا ہوں تو کوئی ایسا پیغام لے کر آتا ہوں جو مجھے دیوتاؤں نے دیا ہو۔ مقدس گد کی قسم، میں اس وقت بھی تم لوگوں کے لیے ایسا ہی ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تم میں سے ایک معزز بوڑھا میرے سامنے آئے، مجھ سے گفتگو کرے اور سوالات کرے تاکہ میں اسے جواب دے سکوں۔ اور ایک بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ قدم سے چلتا ہنگارہ کے سامنے آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور تھوڑی سی گردن خم کر کے بولا، گد کے پجاری، میں لوگوں کی ایما پر تیرے سامنے آیا ہوں۔ تو سن اے شخص، جو کچھ ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر
नीचे आना पड़ा। क्या हुआ मुकद्दस पेशवा? बुराइयां एक बार फिर आसमान की जानिब रुख करके चीख रही हैं। कैसी बुराइयां? वो बुराइयां जो तुम लोगों के दरमियान पैदा होती हैं। मुकद्दस गिद्ध का माबद तो नेकियों का मस्कन है और वहाँ इबादत गुजारों के अलावा और कोई नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बस्ती के लोग इबादत गाहों का तकद्दुस भी मजरू कर देते हैं। ऐसा कौन है? बूढ़े ने सवाल किया। मुझे उसका नाम अरूका बताया गया है। अरूका? बूढ़े ने कहा। हाँ, अरूका ही है उसका नाम, और वो धवा नामी शख्स का पोता है। आह, वो अरूका हम्बा का साथी? हाँ, एक बदशक्ल और बदरू नौजवान भी इसके हमरा था। लेकिन हुआ क्या है मुकद्दस पेशवा? कुछ वक्त कबल एक शख्स ने एक लड़की को माबद की पुजारी की हैसियत से माबद में पहुंचाया था और उसका नाम नगारा था। नगारा? हाँ, नगारा सामने आ, बूढ़े ने कहा, और मजमा को चीरता नगारा चेहरे पर खौफ की परछाइयां लिए सामने आ गया और बूढ़े ने इसे देखा। निगारा, क्या तूने अपनी बेटी को मुकद्दस माबद की निगरानी में दिया था? हाँ, लेकिन बस्ती वालों को इस बारे में मालूम नहीं हो सका था। असल मुझे बशारत हुई थी, नगारा ने खम करके चालाकी से कहा। कैसी बशारत? इस बार हंगारा ने सवाल किया। मुकद्दस रहनुमा, बहुत वक्त कबल मैंने अपनी बेटी को माबद की पुजारन की हैसियत से मुंतखब किया था और इसकी खबर भी माबद को कर दी थी। हाँ, फिर क्या हुआ? इसके बाद मैं इसकी उम्र के वो दिन पूरे होने का इंतजार करने लगा जब मुकर्रर वक्त पर मैं इसे माबद की खिदमत में पेश कर दूं। बोलता रहे, हंगारे से घूरते हुए कहा। लेकिन फिर मुझे ख्वाब में बशारत हुई कि मैं वक्त का इंतजार न करूं और अपनी बेटी को माबद की तहवील में पहुंचा दूं। मुझसे ये भी कहा गया, ख्वाबों में आकर कहने वाले देवताओं की शक्ल रखते थे। क्या तू देवताओं की शक्ल पहचानता है? नहीं, जिस कदो खाल ना हो, जो सफेद लिबादे में मलबूस हों और जो सूरज की किरणों पर सफर करते हुए जमीन पर पहुंचे हों, वो देवता ही हो सकते हैं। और अगर नहीं भी तो कम अज कम देखने वाले ने मुकद्दस देवता ही समझता है। अंगारा ने इस चालाक शख्स को गौर से देखा, फिर बोला, फिर क्या हुआ? देवता ने मुझसे कहा कि वक्त के पूरा होने का इंतजार न करो और नामो नमूद की ख्वाहिश न करो, अपना फर्ज पूरा करो। मैंने पूछा, देवता मेरा फर्ज क्या है? उन्होंने कहा कि सागी को माबद पहुंचाया जाए और इस खामोशी के साथ पहुंचाया जाए कि किसी और को इसकी खबर तक न हो सके। मैं भला देवताओं के हुक्म से कैसे मुनहरिफ हो सकता था? सागी को तैयार करके बिलाखिर मैंने माबद तक पहुंचा दिया और इसके गवाह मुकद्दस पुजारी हैं। क्या तू जानता है कि सागी किसी नौजवान से मोहब्बत करती है? मोहब्बत? निगार ने मुतय्यर रह जाने की कोशिश की। हाँ, और वो नौजवान अरूका था। आह मुकद्दस पेशवा, मैं नहीं जानता था, और ये तो ऐसी अनोखी बात है कि मुझे इस पर हैरत हो रही है। हाँ, बहुत दिन पहले जुहान नामी शख्स ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी की इससे शादी कर दूं। मैंने जुहान से मुआवज़त करते हुए कहा था कि वो तो माबद की दासी है, भला इस दासी से मैं कैसे शादी करा सकता हूँ? इसके बाद बात खत्म हो गई थी। निगारा ने खौफ के आलम में कहा, जबकि भूल गया था कि जुहान अब इससे कोई हमदर्दी नहीं रखता, बल्कि इस सारी सूरत मालूम होने के बाद तो इसकी आतिश गज़ब और भड़क उठी है। लेकिन खौफ के आलम में से जुहान का ख्याल न रहा और वो झूठ बोलता रहा। फिर क्या हुआ? सागी को माबद की तहवील में देने के बाद मैंने इससे हर तरह के ज़हनी राब्ते मुनक़ते कर लिए। हम्बा और उनका वादी गिरिया में मुकद्दस इबादतगाह तक पहुंचे। उन्होंने सागी को हासिल किया। फिर वो आबशारों की आगोश में चले गए और ये एक ऐसा बदनुमा अमल था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। वो इस हद तक सरकश कैसे हुए? उन्होंने ये अमल क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि बस्ती वालों ने मुकद्दस माबद की तौहीन क्यों की, और क्या इसके बाद वो इस तबाही का इंतजार नहीं करेंगे जो उन पर नाजिल होने वाली है? रहम मुकद्दस पेशवा, रहम, हम सबका कोई कसूर नहीं। निगारा, मैं तेरी बात को किस रुख तस्लीम कर लूँ कि जबकि मेरा इल्म कहता है झूठ बोल रहा है? हाँ, ये शख्स झूठा है मुकद्दस पेशवा, और बड़ी हैरत की बात है कि ये इस तरह मुकद्दस रहनुमा के सामने झूठ बोल रहा है। जुहान ने तैशे गज़ब के आलम में आगे बढ़कर कहा, और निगारा का चेहरा तारीक हो गया, जबकि सबकी निगाहें जुहान की तरफ उठ गई थी। तू कौन है? हंगारा ने सवाल किया। मेरा नाम जुहान है और मैं वही हूँ जिसके बारे में इसने तुझे बताया, यानी वो जो इसकी बेटी सागी का तलबगार था। हाँ मुकद्दस रहनुमा, तू क्या कहना चाहता है? जब मैंने शख्स से कहा कि मैं इसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ तो इसने फौरन बाद मुझे बताई कि इसकी बेटी सागी तो माबद की भेंट कर दी गई है और इसे अपनी उम्र की तकमील के बाद माबद में दासी की हैसियत से जाना है। फिर क्या हुआ? लेकिन मैंने देखा रात की तन्हाइयों में आसमान पर निकले चांद के तले इसने अपनी बेटी सागी अरूका से मिलने जाती है और वो बदनुमा शक्ल बंदर इनकी निगरानी करता है। कौन? हम्बा? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। फिर तो मैंने अपना फर्ज समझते हुए, सच बात यह है मुकद्दस रहनुमा के मैं तेरे सामने झूठ नहीं बोल सकता, मैंने अपना फर्ज समझते से इस बात की इत्तला दी निगारा को। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। निगारा का बदन थर थर काँप रहा था, इसकी गर्दन झुकी हुई थी। बुरे वक्त में पकड़ा गया था और इसको ये ख्याल नहीं रहा था कि जुहान इसके खिलाफ गवाही दे सकता है। लेकिन अब क्या हो सकता था? तीर हाथ से निकल गया था और मुकद्दस रहनुमा के सामने झूठ की सजा
वो अच्छी तरह जानता था। जुहान ने कहा। तो फिर ये हुआ कि मैंने इसे इस बात की इत्तला दी और ये चिरागपा हुआ। तब इसने मेरे साथ जाकर अपनी बेटी को अरूका की आगोश में देखा और शायद इस खौफ का शिकार हो गया कि कहीं इस पर माबद का अजाब नाजिल न हो। अपनी बेटी को लेकर माबद पहुंच गया और इसे वहां छोड़ दिया। एक तरह से इसकी नेक नीयति साबित होती है और ये काबिल कसूर नहीं ठहरता सिवाय इसके के इसने इस हकीकत को छुपाने के लिए बशारत के झूठे ख्वाब का जिक्र किया और गिद्ध के पुजारी के सामने झूठ एक बदतरीन जुर्म की हैसियत रखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरूका को और इस शख्स को ये जुर्रत कैसे हुई कि माबद की एक लड़की को निकाल कर ले आए। मुकद्दस रानमा अरूका एक बदकुमाश नौजवान है। हम्बा नामी बदशक्ल इंसान का दोस्त है और बूढ़े धुआ इसे बहुत ज्यादा आज़ादी दे रखी है और जब से वादी गिरिया के उस पार से जर्द पत्तियां लेकर आया है इसके मिजाज ठिकाने नहीं आते। अपने आप को बहुत बहादुर और बहुत बाहिम्मत इंसान समझने लगा है। ये एक बदतरीन बात थी, लेकिन अफसोस ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि मैं ऐसे बदकुमाश लोगों की शिकायत किससे करें। मैं तो ये सोचकर पहाड़ों से नहीं उतरा था कि मुजरिमों को सजाएं दूंगा और अगर ये सजाएं कबूल न की गई तो मुकद्दस गिद्ध का अजाब इन पर नाजिल कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो ये महसूस होता है कि असल मुजरिम कोई नहीं। धुआ बूढ़ा अपने पोते से आजिज, वही मुजरिम नहीं तस्वुर किया जाता। धुआ कहाँ है? हंगारा ने पुकारा और लड़खड़ाता हुआ धुआ आकर हंगारा के कदमों में गिर पड़ा। नहीं धुआ, ये तेरे जुर्म का भुगतान नहीं। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने बगैर बस एक हदायत करना चाहता हूँ। माबद के नाम पर, माबद के तकद्दुस के नाम पर हदायत दिया कि बूढ़ा धुआ और निगारा जितने आदमियों को साथ लेकर जाना चाहें इन तीनों की तलाश में निकल जाएं। आज चांद का 20वां रोज है। जब चांद आसमान की तारीकी में गुम हो जाए तो इन तीनों मुजरिमों को माबद में होना चाहिए। ये तुम लोग जानते हो कि वो कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं, कहाँ से इनको पकड़ा जा सकता है। मुकद्दस गिद्ध के पुजारियों को इतना वक्त नहीं कि वो इन चक्रों में पड़े। जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें ही करना है। सो जाओ, लेकिन ये बात ज़हन में रखो कि अगर डूबते चांद की रात तीनों मुजरिम माबद नहीं पहुंचा दिए गए तो फिर बस्ती पर अजाब नाजिल होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों की मदद के लिए बस्ती का हर फर्द अपने आप को पेश कर दे और इनकी तलाश में इनकी मदद करे। और अगर ऐसा न किया जाएगा तो डूबते चांद की रात गुजरेगी और दूसरे ही दिन बस्ती में तबाहियों का आगाज हो जाएगा। ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि मुकद्दस देवता की तरफ से हुक्म है, क्योंकि माबद के एक पुजारन को इस तरह अगवा करके लाया गया है। लेकिन तेरा कहना है कि मुकद्दस पेशवा के वो आबशार के जरिए नीचे गिरे हैं, तो क्या मुमकिन है वो जिंदा हों? हाँ, वो जिंदा हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा जा सका है इनका कोई निशान नहीं मिल सका और वो यकीनी तौर पर बचकर निकल गए हैं। चुनांचे इनकी जिंदगी की गवाही मैं देता हूँ। ठीक है मुकद्दस पेशवा, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इनके गुनाह की सजा नहीं दी। अंगारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक झटके से मुड़ा और पुजारियों को इशारा करके वापस इबादत गाह की जानिब चल पड़ा। बस्ती के लोग दूर तक इसे जाते देखते रहे। फिर इनमें आपस में चिमगुएं होने लगी। इनमें से एक ने कहा, क्या ये पुजारी का इंसाफ है? तुम लोग हंगारा से इंसाफ की तवक्को रखते हो? बेवकूफो, ये तुमने क्या बातें शुरू कर दी? क्या तुम वक्त से पहले तबाही को आवाज देना चाहते हो? एक बूढ़े शख्स ने कहा। तुम खुद सोचो सोकारा, गुनाह किसने किया? अरूका हम्बा और निगारा की बेटी ने। वो पूरी आबादी को सजा देने के इशारे कर गया है। वो देवताओं का अताब है, तो हम क्या करें? इन तीनों को तलाश करो और इन मुकद्दस गिद्ध के सामने पेश कर दो, और अगर ना मिले तो मुश्किल वक्त का इंतजार करो। मेरी तो बस एक तजवीज़ है, एक पुरजोश नौजवान ने जोशीले अंदाज में कहा। क्या तजवीज़ है तेरी? नौजवान के बाप ने इसे कड़ी नजरों से घूरते हुए कहा। मुश्किल वक्त आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि बदसूरत दोस्त बहुत चालाक है। वो इन लोगों को पाताल की गहराइयों में ले जाएगा और वो कभी ना मिल सकेंगे और हंगारा बस्ती में तबाही मचा देगा। इस मुश्किल वक्त से बचना मुश्किल है तो फिर इंतजार क्यों किया जाए? हंगारा के खिलाफ बगावत कर दें, इससे निजात हासिल कर लो। तो चल यहाँ से पागल दीवाने। बस्ती के दूसरे लोग मुश्किल का शिकार हों या ना हो, तेरी इन बातों से हम जरूर मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। चल उठ। नहीं संगाल, कौन तेरी शिकायत करेगा? ये तो सबके दिल की आवाज है। आह, मगर ऐसा कैसे हो? किसी बंदे ने कहा। इसके जादू का मुकाबला करोगे? करना पड़ेगा। लोग बातें करते रहे।